हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट, नया मतलब है तो बहुत साल पुराना, लेकिन आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज योर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर, ये एक्ट चूंकि आपका फर्स्ट डे है, आप सीए के स्टूडेंट होंगे, ओके, सीएस के स्टूडेंट होंगे, ओके, या सीएमए के स्टूडेंट होंगे, और हो सकता है आप एक प्रोफेशनल हो या वर्किंग पर्सन हो। नाउ बट ऑब्वियस है, दिस इज योर टैक्स लॉ। इसे हम टैक्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। टैक्सेशन लॉ, टैक्स लॉ कानून है। क्या है इस इनकम टैक्स में और क्या स्टडी करनी है हमको? सबसे पहला जो सवाल आता है, खुरापात आती है, वो है टैक्सेशन के बारे में जानने के लिए। व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्सेशन? बिना टैक्स के भी तो काम चल सकता है। और वो भी टैक्सेशन में दो तरह के टैक्स। पहला कहलाता है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करें इन दोनों लॉज की, तो बोथ ऑफ दीज टू लॉज हैव देयर सेपरेट एक्ट, बिल्कुल अलग अलग है। सर, एक टैक्स से काम नहीं चल सकता क्या? दोनों लॉज लाने जरूरी थे क्या? और दोनों का फायदा क्या है इन टोटालिटी, जरा अब हमें वो बताइए। अगर हम बात करें टैक्सेशन की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम प्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है और दोनों का पर्पस क्या है? आप लोगों ने नाम सुना होगा इनकम टैक्स, ठीक? आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा अब ये दोनों टैक्स लॉज खत्म हो चुके हैं। ना तो आपको गिफ्ट टैक्स में जाना है और ना तो वेल्थ टैक्स में जाना है। देयर इज ओनली वन टैक्स अंडर द डायरेक्ट टैक्स सिस्टम एंड दैट इज योर इनकम टैक्स। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज एक्ट, कस्टम एक्ट। सुना है? हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल सुना है। यहां सर्विस टैक्स लिख देते हैं और कस्टम सुना है ना? बिल्कुल सुना है। अब मत सुने। अब इन एक्ट्स के बदले केवल आपको जीएसटी एंड कस्टम्स एक्ट देखना है। सर, इतने सारे लॉज खत्म हो गए, इतनी लंबी लिस्ट थी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ओवर। यस सर, ओवर। वैट, सीएसटी,
excise, service, and so many other indirect taxes are now deleted. बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं. इन टोटालिटी टैक्सेशन लॉ में आपको इतने ही लॉज देखने हैं. क्लियर? जी सर. सर दोनों में फर्क क्या है और दोनों चार्ज क्यों किए जाते हैं? First of all, each and every one of us want to know that what are the differences between these two types of taxes. क्या एक एक्ट से काम नहीं चल सकता? नहीं चल सकता. Both of these two taxes have their own objectives and purposes. अगर हम केवल टैक्स की बात करें तो ये किस साल आया था? इसके पहले कोई टैक्स लगता था. वो दादा परदादा राजा महाराजा नवाब के जमानों से लगते आया है. भूल जाएं, ये ना सोचें कि टैक्स कोई नई चीज है. लगान का नाम सुना होगा. लगान आज का नहीं है, बहुत पहले का है. किसी भी स्टेट को रन करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ फंड. आप किसी भी स्टेट को रन करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज अ नीड ऑफ फंड. हो सकता है जो सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो सरकार खर्च कैसे करेगी? सर कौन सा खर्च सरकार मेरे ऊपर करती है? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात, रात से लेकर सुबह, 24/7 गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्सपेंस करती है. आपको पता नहीं. पानी, बिजली, सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेजेस हैं कि नहीं है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं. 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो, 1 रुपए में इलाज होता है मेडिकल कॉलेज में. आपको दवाइयां मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. रोड मिलते हैं हम लोग को. कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए? रोड बनते हैं, डैम बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं. वो जो ब्रिज बनते हैं वो किसके पैसे से बनते हैं? वो हम ही लोगों के पैसे से बनते हैं. लेकिन कौन बनवाएगा? क्या हम बनवाएंगे? नहीं सर. हम लोग बनवाएंगे? नहीं सर. उसका काम किसका है? गवर्नमेंट का है. तो गवर्नमेंट बनाकर देती है हम लोगों को रोड, डैम, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, सीवर फैसिलिटी. ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग अस, ईदर एट मिनिमम कॉस्ट और एट नो कॉस्ट. पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है. कहां से आता है पैसा सरकार के पास? अपनी जेब से. सरकार कमाती है? नहीं सर. सरकार कोई बिजनेस करेगी, वहां से कमाएगी, तब हमारे ऊपर खर्च करेगी? नहीं सर. तो सरकार को फंड की जरूरत होती है. पुलिस वालों का अपॉइंटमेंट होता है, कौन देते हैं उनका सैलरी वगैरह? हम लोग देते हैं. लेकिन क्या हम देते हैं? नहीं सर. वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स के नाम पर कलेक्ट करती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है. जो मिसाइल्स खरीदी जाती हैं, बम खरीदे जाते हैं, तोपें खरीदे जाती, कौन खरीदता है? सर हम लोग नहीं खरीदते. पैसा हम लोग का लगता है लेकिन खरीदने का काम कौन? क्या है ये सब? all these funds are to be collected through tax. Now the taxes are to be divided into 2 parts. Either the amount of tax is known, the first type of tax is to be known as direct tax and the second type of tax is to be known as indirect tax. Now tell me sir, which type of tax are to be levied when? किस समय कौन सा टैक्स लेवी किया जाता है? जरा आप हमें वो बताइए. बेसिकली अगर मैं बात करूं, जितने भी मैंने अभी बात की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड, इन ऑल दोज केसेस देयर इज अ नीड टू लेवी इनडायरेक्ट टैक्स. बट डायरेक्ट टैक्स क्यों लेवी किया जाता है, जरा इसके पीछे भी हम लोग पर्पस देख लें. और वो पर्पस है
सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आपने कभी बेस पढ़ा होगा, बेसिक नॉलेज लिया होगा इकोनॉमिक्स वगैरह का, तो उसमें आपको ये बताया गया होगा कि इंडियन जो इकोनॉमिक्स है ना, वो इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी हमारी टोटल बेस्ड है सोशलिस्ट पर। नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। कैपिटलिस्ट पर। नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे इंडिया की। इंडियन इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं, सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन इकोनॉमीज होती हैं, ये तीन इकोनॉमीज होती हैं। और जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा देश है, इस पे एप्लीकेबल होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। शायद ही दुनिया के बहुत कम ऐसे देश होंगे जो या तो कैपिटलिस्ट होंगे, जो या तो सोशलिस्ट होंगे। सर आप क्या बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कई ऐसे देश हैं अमेरिका वगैरह जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये पढ़ रखा है। कौन सा ऐसा देश है जो 100% कैपिटलिस्ट होगा? हाँ, मिक्सचर की प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कोई कंट्री 90% ये हो, 10% ये हो, कोई कंट्री 90% ये हो और 10% ये हो। ये मिक्सचर तो रहेगा। कौन सी ऐसी सरकार, सरकार हमारी माई बाप, वो हमारे माँ और बाप के बराबर हैं, अगर वो हमारा केयर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इस देश के जो बोझ हैं वो हमारे कंधों पर हैं, हमारे ही कंधों पर हैं। और अगर हम और आपकी बात कर रहे हैं, हम लोग हेल्दी नहीं होंगे तो देश भी कमजोर होगा। हम लोगों का फिट रहना इंपॉर्टेंट है। तो सरकार हमारी माई बाप है, वो चाहती है आप स्वस्थ रहो तो हमारा देश भी खुशहाल रहेगा। इसके लिए सरकार क्या करती है? कोई भी देश की सरकार अपने लोगों के ऊपर खर्च करती है। जो भी फंड गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसका हिस्सा सोशल पर्पसेस के लिए भी जाता है और कैपिटल पर्पसेस के लिए भी जाता है। 100% कोई भी कंट्री सोशलिस्ट या 100% कोई भी कंट्री कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती। ये आप लोगों ने देखा होगा। मैं इकोनॉमिक्स के पीछे अब नहीं जा रहा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी इंडिया इकोनॉमी जो है वो, इंडियन इकोनॉमी वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है। और गवर्नमेंट बिजनेस को भी बढ़ाती है और सोशल वेलफेयर पर भी उतना ही ध्यान देती है। आज भी गवर्नमेंट देख लें, गवर्नमेंट कॉलेजेस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। चाहे कोई भी एरिया हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, पूरा फोकस किया जाता है। जी सर, लाखों बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। पढ़ाई कितने में होती है? महीने का 2 4 10 15 20 रुपए लगता है। मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ाई की और गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी फीस लगती थी 2 रुपए या 3 रुपए, 2.5 रुपए महीने की। कौन ऐसा टीचर होगा दुनिया में जो 2.5 रुपए महीने पर पढ़ाने आएगा, वो भी एक बच्चे को? 100 बच्चे भी फीस दे तो भी उसकी 250 रुपए फीस हुई। अरे भैया नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ज्यादा फैकल्टीज और इतनी ज्यादा सस्ती किताबें और सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। दैट हैपेंस ओनली इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, सस्ते दाम पर दिया जाता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम आई कि ये डायरेक्ट टैक्स का क्या यूज है? डायरेक्ट टैक्स बेसिकली इस पर्पस के लिए बनाया गया है। किस पर्पस के लिए बनाया गया है? मिक्स्ड इकोनॉमी है ये तो तय रहा, लेकिन इस मिक्स्ड इकोनॉमी के चक्कर में या नॉर्मल चक्कर की अगर बात करें तो सुनेंगे ढंग से, किसी की इनकम हिंदुस्तान में इस लेवल पर है कि किसी की इनकम करोड़ों अरबों रुपए में है। ये है किसी की इनकम। कोई ग्रुप ऐसा है जो इतना कमाता है, कोई ग्रुप इनकम इतना कमाता है, कोई ग्रुप इनकम इतना कमाता है, कोई ग्रुप, हम लोग कहीं नहीं है अभी।
हम लोग कहीं नहीं है, हम लोग कहीं नहीं है, ये शायद हम लोग यहाँ कहीं बीच में कहीं फंसे हुए। अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने देश का कि भाई 2.5 लाख रुपए तक अगर कोई कमाता है, कितने रुपए तक? 2.5 लाख रुपए तक अगर कोई कमाता है, then that is okay. We should not try to charge any amount of tax from them. But if any person start to earn beyond rupees 2,50,000, the government will start to charge tax, because now you are above that limit, beyond that limit. Now the government has power to collect the amount of tax from your side, because there are so many other groups which are below. ये वो ग्रुप्स हैं जो छोटे लेवल के हैं, ये 2.5 लाख का ग्रुप मान लें, और ये उससे ज्यादा कमाने वाले, करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले। क्या हम इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हम इसको ऐसे ही लेट इट बी वाली सिचुएशन में ले आए, तो फ्यूचर में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता चला जाएगा, और ये दोनों के बीच की जो गैप है ना, वो बढ़ती चली जाएगी, और ये दूरी बढ़ती जाएगी। पूरी इकोनॉमी का 80% फंड 20% लोगों के पास, और 20% लोगों के पास 80% का फंड रहेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं चलने वाला, हमारी मैक्सिमम जनसंख्या तो गरीब रह जाएगी, ऐसे कैसे रहने दें, हम इस कमी को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? विल स्टार्ट टू चार्ज टैक्स फ्रॉम देम। मान लेते हैं इन लोगों से जो गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया, इतना टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया, और ये जो गैप है इसको फुलफिल कर दिया, तो लोगों के बीच का जो डिफरेंस है अमीर और गरीब का, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने केवल एक ऐसे ही फिगर बनाया ताकि आपको समझा सकें कि व्हाई डायरेक्ट टैक्सेस आर देयर। बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगर कोई हिस्सा है तो उसमें अमीर और गरीब होता चला जाता है। इस चीज को दूर करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। यानी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है? रॉबिन हुड की तरह से काम करती है। इज इट क्लियर? जी। कई लोग ये कहते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडियन कंसर्न? Cause there is a less collection of the direct tax and the collection cost is very high. कलेक्शन तो बहुत कम है लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। In contrary to your indirect taxes, the costs are low but the revenues are very high in comparison to direct tax. तो इसको कंटिन्यू रखा जाए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के टैक्सेस पर पूरा ध्यान दे और इस तरह के टैक्सेस पर ध्यान ना दे। अगर ऐसा हो गया तो आप सोचिए ये इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरह से हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी सर। दोनों के बीच का डिफरेंस दिन रात बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा? सर बिल्कुल बढ़ता जाएगा। गवर्नमेंट अपना फायदा या नुकसान देखे या सोसाइटी के वेलफेयर की बात करे? सर सोसाइटी का वेलफेयर भी बहुत प्राइम लेवल पर होना चाहिए, अच्छे लेवल पर होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट इसको हटा नहीं रही, इसीलिए गवर्नमेंट इसको खत्म नहीं कर सकती। बात समझ में आई जी? अच्छा सर और क्या डिफरेंस है? और भी कोई डिफरेंस आप बता सकते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स का पहला एक तो बता दिया, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। बेसिकली यहाँ पर रेवेन्यू अर्न करके लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ओके, दोनों का पर्पस अलग अलग है। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है या एक फीचर होता है, द अमाउंट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड
from one person to another in case of direct tax. Sir, confused. मैं नहीं, आपके लिए बोल रहा हूं सर, we are confused. While in the case of indirect taxes, the burden of tax can be transferred from one person to another. The burden of the tax can be shifted from one person to another in case of indirect taxes, while in the case of direct taxes, it cannot be. Okay. The amount of tax is to be collected from the same person on which it is imposed. While in the case of indirect tax, the ultimate consumer is to be charged. Is it clear? ये पेन में एक बात बताएं आप लोग, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, सर पूछ लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं एज अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, आप कुछ कमा नहीं रहे हो, कुछ नहीं कमा रहे हो, राइट नाउ यू आर डूइंग योर स्टडी, यू आर जस्ट गेटिंग द अमाउंट फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम योर रिलेटिव्स। नाउ टेल मी, आज तक आपने कितना टैक्स दे दिया? सर हम कहां से टैक्स देंगे? अरे इंसानों, आपने आज तक लाखों रुपए टैक्स दे दिए, आपको तो पता ही नहीं चला। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उस पर टैक्स दिया है, आपके हाथ में जो स्कूल बैग है, कॉलेज बैग है, आपका जो वॉलेट है, आपके हाथ में जो घड़ी है, आपके हाथ में जो पेन है, इरेजर है, पेंसिल बॉक्स है, कॉपी है, बुक्स हैं, टेबल है, फर्नीचर है जिस पर आप बैठे हैं, ओ आसपास नजर दौड़ा लें, on each and every item you are paying the amount of tax, but you didn't realize it directly. गोलगप्पे खा के आए हो, अरे ठीक है, उस पर भी टैक्स दिया है। रास्ते पे घूम करके आए हो तो पेट्रोल जला करके आए हो, उस पर भी टैक्स दिया है। कौन सी ऐसी चीज है, आप पानी पी कर आए हो, टैक्स दे कर आए हो, खाना खा कर आए हो, टैक्स दे कर आए हो। On each and every item which you consume throughout the day, you are paying the amount of taxes regularly in a frequent basis without having any stoppage from the very first stage of the childhood to the end of the life. You have to make the payment of taxes consistently. इसीलिए तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और अगर पता चल जाता है कि आपने इतना टैक्स जमा करना है, आप चेकबुक उठाते हो, टैक्स के नाम पर पैसा काटते हो, वो आपका कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। पता चलता है, किसी ने ये झापड़ मारी तेज से, दर्द हुआ, ये कहलाता है डायरेक्ट हिट करना। एग्जाम का रिजल्ट निकला, पास नहीं हुए, चोट तो लगी लेकिन दिखी नहीं, वो होता है इनडायरेक्ट चोट करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों का फर्क है, दोनों में फर्क है, ध्यान देंगे इस चीज को। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो बात करने के लिए बैठे हैं केवल और केवल डायरेक्ट टैक्स के मैटर पे। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, ओ सर केवल बोलिए ना इनकम टैक्स, प्लेनली बोलिए इनकम टैक्स। व्हाई डायरेक्ट टैक्स? हाँ, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के नाम पर तो केवल एक ही लॉ है, एंड दैट इज योर इनकम टैक्स लॉ। सर आप ये जो बार बार लॉ बोल रहे हैं ना, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम लोग टैक्स लॉज पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, और इस टैक्स लॉज में कई सारी चीजें कवर होती हैं। सर टैक्स लॉज में क्या क्या कवर होगा वो बताइए। टैक्स लॉज में क्या क्या चीजें कवर होंगी वो बता दीजिए। पहला, हम लोग को स्टडी करनी पड़ेगी इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, हम लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी इनकम टैक्स रूल्स 1962। ओके,
हम लोगों को सर्क्यूलर्स देखने पड़ेंगे, नोटिफिकेशंस देखनी पड़ेंगी, हम लोगों को एक्सप्लेनेशंस देखने पड़ेंगे, हम लोगों को केस लॉज देखने पड़ेंगे या डिसीजंस देखने पड़ेंगे, डिसीजंस मेड बाय द कोर्ट। हमको इन सब चीजों की स्टडी करनी है। लाइंस क्लियर है जी? इसमें कोई डाउट? सर ये तो बता दीजिए, जाते जाते ये तो बता जा, ये पढ़ेंगे किसके लिए? पास होने के लिए। इनकम टैक्स एक्ट, जब हम इन चीजों का मिक्सचर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे टैक्स लॉज। वी आर नॉट हियर ओनली टू डू द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ओनली। Tax laws becomes when we do the study of all these things cumulatively. जब हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो कहलाएगा टैक्स लॉस। ये क्या कहता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये कहता है what to do, कानून बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? का मतलब आपको मालूम है? व्हाट टू डू। एक्ट मतलब करो, ये करो, ये करो। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। ये हल बताता है, ये बताता है हाउ टू डू, ये बताता है क्या करें क्या ना करें, बताता है इनकम टैक्स एक्ट। कैसे करें इसका हल बताता है। हल मतलब फ्लो नहीं, हल मतलब हाउ टू डू। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस देने का काम, रूल्स, ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना और क्या करना है कैसे करना है उसके बारे में बताता है इनकम टैक्स रूल्स। ओके। सर्क्यूलर्स बेसिकली ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या जुरिस्डिक्शन है, उनको कोई काम कैसे करना है, कैसे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये सारी चीजें सर्कुलर में दी रहती हैं। सर्कुलेट करना चीजों को आपस में। नोटिफिकेशंस, कोई अमेंडमेंट आया समय समय पर, बीच बीच में अमेंडमेंट आते रहते हैं, साल के बीच में कोई अमेंडमेंट आएगा तो वो नोटिफिकेशंस के थ्रू सही होगा। कोई स्पेसिफिक पॉइंट लाना हो तो नोटिफिकेशन के थ्रू होगा। एक्सप्लेनेशन, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर किसी वर्ड को समझाना, दैट इज अंडर द एक्सप्लेनेशन। और होता क्या है, अगर हम लोगों ने लॉ बना दिया है तो अ लॉ कैन नॉट बी परफेक्ट वन, उसमें कई सारी लूप होल्स रहती हैं। बनाया तो इंसानों ने है और उसकी काट भी इंसान निकालता है। आप लोगों ने देखा होगा टैक्स चोरी करना गलत तरीके से, तो आखिर कुछ कमी रह गई होगी उस लॉ में, तभी तो सामने वाला टैक्स चोरी कर पाया। या वो टैक्स नहीं देता, कम देता है, कुछ ऐसा। तो और जरूरी नहीं कि लॉ पूरी तरह परफेक्ट हो सकता है पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में डिस्प्यूट हो, उसको मैं समझ रहा हूं तो मैं कुछ और समझ रहा हूं, बगल वाला कुछ और समझ रहा है। पर्टिकुलर किसी सेंटेंस के मोर देन वन मीनिंग्स ड्रॉ होते हों, या पर्टिकुलर कोई पॉइंट उस लॉ में आया ही नहीं, एक्ट में किसी पॉइंट को कवर ही नहीं किया गया। अब इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मामला तो बिगड़ेगा। बिजनेसमैन या एसएससी की लड़ाई डिपार्टमेंट के साथ होनी है, क्लैशेस होने हैं। भाई लॉ में नहीं लिखा है, लॉ में ऐसे लिखा है, कुछ इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं। और उन डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन कहां मिलता है? कोर्ट केसेस में। और कोर्ट केस का अगर डिसीजन आता है तो वो भी क्या बन जाता है? लॉ का हिस्सा बन जाता है। यानी जब हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे ना, तो केवल इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसके साथ साथ इन बाकी लॉज को, बाकी चीजों को भी कंसीडर करेंगे। जी सर।
और सब मिला करके बना इनकम टैक्स लॉ। चलिए सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स जो अभी हम जैसे हम स्टडी करेंगे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में बट ऑब्वियस है कि हम सेक्शंस पर नहीं पहुंच पाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास से ही पॉसिबल है। लेकिन बिना इस बेसिक क्लास को किए हुए हमें ढंग से समझ में नहीं आने वाला टैक्सेशन के बारे में। हमें यह समझने की जरूरत है कि टैक्सेशन किसके लिए बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए बनाया गया है? द इनकम टैक्स हैज बीन prepared or maintained for the purpose of revenue. No. Okay, for the purpose of an SSC, for the benefit of an SSC, or for the purpose of benefit of department. इस एक्ट का पर्पस हमेशा एसएससी के फेवर में ही रहेगा। टैक्स में मान लिया गया है कि एसएससी इज द ऑनेस्ट वन, जो करदाता है वो बिल्कुल ईमानदार है, वो बिल्कुल बेईमान नहीं है, और आपको ईमानदार, हम लोगों को ईमानदार मानते हुए ये एक्ट चलता है। और हम लोगों से लूटने खसोटने का पर्पस इस लॉ का नहीं है। इस लॉ का पर्पस है चीजों को प्रॉपर एडमिनिस्टर करना, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, और उसी के लिए टैक्स लॉ है। प्रॉपर चीजों को एडमिनिस्टर करना, या आपने देखा था डायरेक्ट टैक्स का क्या, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट करना। हाँ, आप इस कानून को फॉलो करिए, आपके ऊपर आंच नहीं आएगी। आपने अगर टैक्स चोरी करने का पर्पस किया तो वहां पर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब द मेन इंटेंशन ऑफ द एक्ट टू सर्व इन फेवर ऑफ एन एसएससी, यानी इस एक्ट का इंटेंशन प्राइमरीली एसएससी के फेवर में होना चाहिए। इज इट क्लियर? जी। अब थोड़ी देर छोड़ दे इसको और एक कॉमन सी बात करते हैं। मैं इंडियन सिटीजन हूं, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड एज्यूम दैट यू आर अ अमेरिकन सिटीजन। अब आप हमें ये बताइए, ये इनकम टैक्स जो इंडिया का है ये किसके ऊपर लगेगा? इंडियन सिटीजन के ऊपर या अमेरिकन सिटीजन के ऊपर? आपका जवाब होगा इंडियन सिटीजन के ऊपर। हाँ, ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है। अरे नहीं सर, आप ना ऐसी बात करते ना, हमारी कुर्सी हिलने लगी है, ऐसा मत बताइए। आपने जवाब बिल्कुल गलत दिया। इनकम टैक्स एक्ट कभी भी सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता। इनकम टैक्स कभी भी सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज किया नहीं जाता, हो जाता है। अच्छा, कहने का मतलब ये कि इनकम टैक्स चार्ज किससे किया जाएगा? इनकम टैक्स हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं निवासीय स्थिति। ओके, दैट इज अनदर मैटर। We always charge income tax on the basis of a person's residential statusship and not on the basis of the person's citizenship. इनकम टैक्स कभी भी किसी भी पर्सन के सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाएगा, उसकी रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है
इनकम टैक्स आगे से जब भी चार्ज होगा वो रेजिडेंशियल, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया ये रेजिडेंशियल स्टेटसशिप क्या होती है, तो आपने बता दिया तो हम लोग को समझ में आ गया। इट इज नॉट टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप। आप एक अमेरिकन बंदे के ऊपर कैसे टैक्स लगा लेंगे सर, इंडियन सिटीजन है तो आप पकड़ लेंगे, अमेरिकन बंदे के ऊपर कैसे टैक्स लगा देंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मुझे जितना आता है प्रिपेयर करने, सॉरी, लेकिन मैंने उतना ही बनाया। हिंदुस्तान में इंडियन टेरिटरी का यूज करके मैं इंडियन सिटीजन 5 लाख कमाता हूं तो मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा। इसी इंडियन टेरिटरी का यूज करके कोई अमेरिकन आता है और 50 लाख रुपए कमाकर चला जाता है, ठेंगा दिखाकर छोड़ दें, उससे इनकम टैक्स ना लें। ओ अब समझ में आई बात कि हाँ सर, कमाए चाहे कोई भी, इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, अगर वो इंडियन, मैंने वर्ड जो यूज कर रहा हूं ढंग से सुनेंगे, अगर कोई भी बंदा, खरबंदा नहीं, कोई भी बंदा इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके, मैंने क्या बोला, कोई भी पर्सन इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके, एनी हाउ, अगर कोई पर्सन इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे वो नॉन इंडियन सिटीजन हो, लेकिन अगर उसने इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके जल थल वायु, पानी के थ्रू वाटर पे कुछ, वाटर का रिसोर्स यूज करके कुछ कमाया, हवा या आकाश का रिसोर्सेज यूज करके कुछ कमाया, या फिर जमीन का रिसोर्सेज यूज करके कुछ कमाया, एनी हाउ इफ दे अर्न समथिंग दे आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स irrespective of the fact whether they are Indian citizen or non-Indian citizen. They are needed to make the payment of tax if they have earned by using the Indian resources. Yes sir. तो अगर कोई पर्सन इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए कुछ भी कमाता है तो उन पर टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर? हाँ, तो अब चूंकि सिटीजनशिप को ध्यान में नहीं रखा जाएगा टैक्स चार्ज करते समय, इसीलिए उनको नाम दिया गया। चलिए हम आपके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे आपकी रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से। आप कोई भी होंगे, अब आपकी रेजिडेंशियल शिप स्टेटस या रेजिडेंशियल स्टेटस आपका इन 3 में से कोई एक होगा। फिलहाल हम आज इसको नहीं बताने जा रहे, ये आपका सेक्शन 6 में कवर होगा। फ्यूचर में हम लोग इस पर आराम से डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशंस में। पहला होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नॉन रेजिडेंट। ये 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं। यानी अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है तो या तो वो ROR होगा, या तो फिर वो RNOR होगा, या तो फिर वो NR होगा। दैट्स इट। इन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी पर जाएगा। इज इट क्लियर जी? इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर? तो फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूं, ये फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। यानी जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन हो सकता है मैं इंडियन हूं, मैं इसमें भी जा सकता हूं, हो सकता है मैं इंडियन, हो सकता है मैं हूं, अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं तो मैं इसमें भी जा सकता हूं, मैं इसमें भी जा सकता हूं, मैं इसमें भी जा सकता हूं। और कोई अमेरिकन है, मैंने मुंह से क्या निकाला, अगर कोई अमेरिकन, चल आप ही अमेरिकन बन जाओ, आप अमेरिकन हैं तो आप क्या हैं इन तीनों में से? हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखें, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अमेरिकन हैं या इंडियन हैं, हम तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव, छुआछूत और जात पात का कोई फर्क नहीं है यहाँ पे।
क्लियर है? जी सर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक पॉइंट जो मैं छोड़ चुका हूँ, मुझे अभी याद आ रहा है कि मुझे आपको उस समय बताना चाहिए था। जब मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिफरेंशिएट कर रहा था, तो एक वर्ड मुझसे छूट गया। एक और डिफरेंस है दोनों के बीच में मेजर, कि सर कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज किए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पर चार्ज किया जाता है, जबकि प्रोडक्ट और सर्विसेज पर इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज पर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किए जाते हैं, जैसे आपका कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज इट क्लियर? ये मुझे आपको एग्जांपल देना था, उसी समय मैं ध्यान नहीं दिया। ओके, ये बेस था आपका जो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। आज मैं आपको केवल सेक्शन 1 से स्टार्ट करता हूं, ताकि इस एक्ट का शुभारंभ हो जाए, गृह प्रवेश तो हो ही जाए। हम लोग अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं। यस और नो? जी सर। हम लोगों का ये जो पूरा बुक है, ये जो कंप्लीट बुक है, ये आपका मैं इतना सोच इसलिए रहा हूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। हम लोग छोटे थे तो हम लोग को छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ाई जाती थी, हाफ पेज की, 1 पेज की, नॉट मोर देन 2 पेजेस। कार्टून भी उसमें छपे रहते थे, खूब मजा आता था पढ़ने में, एंड वी वर वेरी वेरी मच कैपेबल टू लर्न इट। और उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे। खरगोश और कछुए में कौन जीता? तो हम लोग कहते थे खरगोश जीता। ओ गलत, कछुआ जीता। फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन ऐसी स्टोरीज पूछी जाती थी। लेकिन अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपसे 1-2 पेजेस की स्टोरी नहीं बोली जा रही। ये मोटी मोटी किताबों की स्टोरी, मान लेते हैं ये एक एक्ट है जीएसटी, इतनी मोटी किताब, ये एक स्टोरी है। सोचिए, तो अब आपको एक स्टोरी याद रखनी है, पूरी एक स्टोरी कैसे याद रखेंगे आप? क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? अगर मैं बोलूं, बताओ मैंने जुए से कमाया, और जुए से कमाया तो बताओ कहां लिखा है? अब आप ऐसे बुक लिए, पन्ना पलट रहे हैं, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऐसे नहीं चलने वाला। इस पूरी बुक को हम लोगों ने चैप्टर में बांटा, है एक ही स्टोरी, लेकिन इस पूरी बुक को, इतनी मोटी बुक को हम लोगों ने चैप्टर्स में डिवाइड किया। ये समरी है, इसलिए ये पतली किताब है, दिस इज द समरी बुक, इसलिए ये थोड़ी पतली है। अदरवाइज एक्चुअल एक्ट इतना मोटा है जितना मैंने पहले दिखाया। हमने चैप्टर्स में बांटा उस पूरी स्टोरी को, और उस स्टोरी के दूसरे हिस्से को हम लोगों ने फिर सेक्शंस में बांटा, चैप्टर, सेक्शंस, और उन सेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजों को सब सेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज, पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, इस तरह से स्टोरी को बांटा गया है। तो पहले चैप्टर्स में छोटे छोटे चैप्टर, अच्छा चैप्टर 1 में ये पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 2 में ये पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 3 में ये पढ़ाया जाएगा, है एक ही स्टोरी, केवल कन्वीनियंसी के लिए, और उनको सेक्शंस में बांट दिया। अब हमसे कहा गया सेक्शन 1, वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज सेक्शन 1। हमारी कन्वीनियंसी के लिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया। क्लियर हुआ? सेक्शन यानी हिस्सा 1, सेक्शन 1 यानी इस पूरे इनकम टैक्स एक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है, उसका फर्स्ट सेक्शन।
तो क्या सर आप इसके बाद हमको सेकंड पढ़ाएंगे, 2 सेक्शन पढ़ाएंगे, थर्ड सेक्शन पढ़ाएंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे पढ़ाएंगे लगातार? जी सर, हम लोग अपनी स्टडी कुछ ऐसे ही करेंगे। We will move ahead according to the section. Section where we'll do the study, so that each and everything can be reminded. अगर आपको वो स्टोरी जो खरगोश और कछुए की थी कुछ उल्टा बताया जाता, दोनों दौड़ रहे थे ना, दोनों दौड़ रहे थे, उसके बाद कछुआ जीत गया। हुआ ये था ना, खरगोश बीच में थोड़ी देर आराम करने लगा था। अच्छा हुआ ये था ना, इन सबके पहले एक स्टोरी ये थी कि वो दोनों लोगों में कंपटीशन की बात आई। अरे क्या है, आप हमको लाइन बाय लाइन बताइए ना कि खरगोश था, कछुआ था, दोनों में कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में दोनों एक साथ दौड़ लगाए, दोनों दौड़ते रहे, खरगोश आगे बढ़ गया, उसने पीछे देखा कछुआ। मतलब कुछ एक स्टोरी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। And the same thing I am just going to repeat over here. Your story has been formed or made in a very systematic manner, section wise. This is section 1, section 2. Now the story is going on, but if we will break the chain, we are just going to do the study of section 28 first, and after that we will try to do the study of section 10. Not at all, ये नहीं चलने वाला. We have to move ahead step by step, section by section, and we'll have to start it with section 1. अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों ऐसा करने जा रहे हैं. चलें जी. सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. और आज हम आपको केवल ये सेक्शन 1 ही बताएंगे, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट. सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, 6 दिन बाद उसका नाम रखा जाता है. कहते हैं छठी का दूध याद दिला दूंगा, तो छठी में नामकरण होता है, नामकरण, नाम संस्कार. बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है, एक्टिविटीज होती हैं, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, उसके बाद शादी होती है, नौकरी पाता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है, जिंदगी खत्म. अच्छा, उसी तरह से ये एक्ट भी बनाया जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग से. इस एक्ट को क्या नाम दूं? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब थोड़ा बोझ लग रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें एक ही दिन में कवर कर ली, लेकिन हाँ 2 मिनट और पेशेंस रखेंगे आप. दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सेक्शन वाइज स्टडी करने के लिए, दिस इज लाइक अ लाइफ ऑफ अ पर्सन. जैसे इस एक्ट में वही काम किया जाएगा जो इस एक्ट ने बोला होगा. ये एक्ट अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता, ना तो अपने दायरे के बाहर काम कर सकता है. ये वही कर सकता है जो इस एक्ट में लिखा है. आपका नाम आपसे पूछकर रखा गया था. अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारा नाम हमसे पूछकर, हम तो झूठे थे, हुआ कर रहे थे. अरे नहीं रखा गया, लेकिन इस एक्ट का नाम इससे पूछकर रखा गया. तेरा नाम ये, ओ देखें, इस एक्ट का नाम इससे पूछकर रखा गया, यानी नामकरण संस्कार हुआ सेक्शन 1 में, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. इसमें कहा गया दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 1962 and equally applies throughout India. ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 1962. सर कंफ्यूजन है इन दोनों में. जब ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है तो एप्लीकेबल 1 अप्रैल 1962 से क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते ही इस पर डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये मेरा नाम है, इस दिन मैं पैदा हुआ, ये मेरा नाम है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ. इज इट क्लियर?
आप कहते हैं ना, चलो अपना इंट्रोडक्शन दो, सर माय नेम इज दिस and my date of birth is this and I born in India, ये बताएंगे आप. In the same way ये short title and commencement है. तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है. This is the completion of our section 1. This is Income Tax Act 1961, applies from 1st April 1962, equally applies throughout India, including Jammu and Kashmir. Is it clear? This is Income Tax Act 1961, applicable from 1st April 1962, equally applies throughout India. This is Income Tax Act 1961, applicable from 1st April 1962, equally applies throughout India. Tata and bye bye. Next session में हम सबसे पहले यही बात करेंगे why 1st April 1962 and why the name of the act is given Income Tax Act 1961. Thank you. Thanks.